जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर के टॉप 30 क्वेश्चन। अगर आप इन 30 में से 25 प्रश्न भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते थे प्रीवियस ईयर के यूपी टेट और सी टेट को क्रैक। नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। आपका स्कोर कितना रहा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया या चेचक? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मलेरिया। मलेरिया जो है वो जल जनित रोग है, क्योंकि रुके हुए पानी में मच्छरों के लिए एक अच्छी स्थिति पैदा होती है जिससे वे फलते फूलते हैं और जिनके काटने पर बुखार उत्पन्न होता है। इनमें से जो निमोनिया, पोलियो और चेचक हैं ये तीनों ही विषाणु जनित रोग हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो देखते हैं अगला प्रश्न। हमारे देश में निम्न में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय या दार्जिलिंग? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है लद्दाख, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना या फिर सौंफ? देखो, इनमें से साबूदाना जो है वो एक बीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है। ये प्रश्न अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है, तो एक बार फिर बता देता हूं कि साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है। बाकी जो है गेहूं, काली मिर्च और सौंफ ये तीनों ही बीज हैं, क्योंकि इनसे दोबारा जो है पौधा बनाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो ठीक नहीं है? आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम या कच्चा आम अचार? तो इनमें से जो जोड़ा गलत है वो है दूध पनीर, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो, दूध से बने पनीर को ज़्यादा देर तक संरक्षित नहीं रखा जा सकता, जबकि आलू से बने चिप्स को, सेब से बने जैम को या कच्चे आम से बने अचार को ज़्यादा देर तक संरक्षित रखा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिस रंगों में देखते हैं वह है, यानी जो जानवर रात में जागते हैं वो वस्तुओं को या चीजों को किस रंगों में देखते हैं? बैंगनी नीला, हरा पीला, काला सफेद या लाल संतरी? तो जो जानवर रात में जागते हैं वे चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट यानी काला सफेद जो है रंगों में देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है शकरखोरा, कलचिड़ी, कोआ या फाख्ता? देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, आपको लेटेस्ट जो है अपडेट मिलती रहेगी, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो। आपको सभी की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो जो पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है वो है कोआ, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। मृत सागर क्या है? सागर जिसका पानी जहरीला हो, सागर जो सागरों और महासागरों से ज्यादा नमकीन हो, सागर जिसमें ज्वार भाटा अधिक आता हो, या सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक हो? तो मृत सागर उस सागर को कहते हैं जो सागरों और महासागरों से ज्यादा नमकीन हो, यानी ऑप्शन जो है वो कौन सा? दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। मृत सागर जो है वो समुद्र से 400 मीटर, कितना? 400, लगभग बता रहा हूं, 400 मीटर नीचे है। इसे दुनिया का सबसे निचला बिंदु भी कहते हैं। इसमें कोई मछली जो है वो जीवित नहीं रह सकती। इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज जो है वो पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। और इसके अलावा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि मृत सागर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। पंखुड़ियों के अंदर फूलों के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग या मूलांकुर? तो फूलों के बीच में जो पतली पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं उसे बोलते हैं पराग, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। पराग जो है वो पौधों द्वारा संश्लेषित शर्करा युक्त तरल पदार्थ होता है, जो हैमिंग बर्ड, तितली और अन्य जो कीड़े हैं उनके खाद्य योग्य पदार्थ है। और मधुमक्खी भी इसी पराग का जो प्रयोग है वो शहद के लिए करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। स्मोग यानी धुंध बनता है धुएं और कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरे तथा NO2 से, धुएं तथा CO2 से? तो स्मोग यानी धुंध जो बनती है वो कोहरे और धुएं से बनती है, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। वायु में उपस्थित धूल और धुएं के कण जब कोहरे के साथ मिल जाते हैं
तब कोहरा धुंध का रूप ले लेता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो देखते हैं अगला प्रश्न, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? देखो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। पीलिया, निमोनिया और भी जो रोग हैं वो किस अंग को प्रभावित करते हैं, ये एग्जाम पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को, हृदय को, मस्तिष्क को या यकृत को? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही आंसर है वो है यकृत, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। पीलिया जो है वो यकृत को प्रभावित करता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? टुंड्रा, सवाना, टैगा या स्टेपीज? तो आर्कटिक मरुस्थल का जो दूसरा नाम है वो है टुंड्रा, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। इन प्रदेशों में सूर्य के प्रकाश की जो है वो कमी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो देखते हैं अगला प्रश्न, जल चक्र को नियंत्रित करता है? घास स्थल, वन, प्लावक या अपरिरोही? तो देखो इतना हार्ड भी प्रश्न नहीं है, ऑप्शन जो है वो कंफ्यूजन वाले होते हैं। तो जल चक्र को जो नियंत्रित करता है वो करता है वन, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी गैसों को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और इन ग्रीन हाउस गैसों में जो सबसे अधिक उत्तरदायी है भूमंडलीय तापन के लिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? भूस्खलन से, भूकंप से, नाभिकीय दुर्घटना से या अम्लीय वर्षा से? चेरनोबिल जो दुर्घटना है वो नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। यह कब घटित हुई थी? तो वो घटित हुई थी 26 अप्रैल। कब? 26 अप्रैल 1986 को। कहाँ घटित हुई थी? तो यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में घटित हुई थी। इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा भी माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो देखते हैं अगला प्रश्न, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है? पिंडारी ग्लेशियर, सतोपंद ग्लेशियर, चोरावारी झील या गंगोत्री ग्लेशियर? तो इस प्रश्न का आंसर तो आप सभी को पता है कि भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री ग्लेशियर, यानी यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी, जिसे आगे जाके गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो गोमुख के समीप स्थित है, उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में। यह नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। किससे मिलकर? कहाँ मिलकर? देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर। और टिहरी बांध भी इसी नदी पर बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो देखते हैं अगला प्रश्न, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है श्वसन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या ये सभी? तो ये सभी बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकालते हैं, इसलिए इन्हें वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है? आर्कटिक टर्न, हेमिंग बर्ड, एल्बेट्रास या पेंगुइन? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पेंगुइन, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा। बर्फ पर अंडे देने वाला जो पक्षी है वो पेंगुइन है, जो आर्कटिक के बर्फीली इलाके में पाई जाती है, और इसे ना उड़ने वाला पक्षी भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? प्रोफेसर बीरबल साहनी को, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, प्रोफेसर MOP आयंगर को या डॉक्टर वर्गीस कुरियन को? तो भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। अगर विश्व में पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो देखते हैं अगला प्रश्न, नदी के मुहाने के लक्षण हैं? ताजा एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता, अधिक उत्पादकता या ये सभी? तो नदी मुहानों के जो लक्षण हैं वो ये सभी है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, पेड़ों की कटाई घटाती है? वर्षा, मृदा अपरदन, भूस्खलन या ये सभी? तो देखो ये सभी देखकर इसको आंसर नहीं लगाना है, क्योंकि ये इसका आंसर नहीं है। पेड़ों की कटाई जो घटाती है वो घटाती है वर्षा, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रबी की फसलें हैं? धान, चना, गेहूं, मक्का, मक्का धान या चना गेहूं? तो रबी की जो फसलें हैं वो हैं गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों
ये सभी रबी की फसलें हैं और भी हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है गेहूं और चना, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। इस तरह याद कर लो, गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती जो है वो गैर वन्य गतिविधि है? चाय, रबड़, शहतूत या ये सभी? तो वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार जिसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है वो हैं ये सभी, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। चाय, रबड़, शहतूत, इन सभी की खेती से मृदा जो है वो प्रभावित होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन? अच्छा, इसके अलावा एक और प्रश्न है कि वन संरक्षण अधिनियम जो है वो कब अधिनियमित किया गया था? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है मीथेन, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। घरेलू मवेशी तथा भेड़ जो है वो मीथेन गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। मवेशी के जुगाली करने की प्रक्रिया के अंतर्गत, यानी जब वे जुगाली करते हैं ना, तो मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक है पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग या उपरोक्त सभी? तो देखो, इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सभी, यानी ये सभी जो है वो पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? यानी किस मिट्टी में जल स्टोर करने की क्षमता अधिक होती है? दोमट, बलुई, चिकनी या बारीक बालू? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चिकनी मिट्टी में, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। चिकनी मिट्टी में जो है वो जल ग्रहण करने की क्षमता या जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये भूरे रंग की होती है, ये हल्के भूरे रंग की होती है, ठीक है, जो नॉर्मली नदियों के किनारों पर देखने को मिलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A या अनुच्छेद 20? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 51A, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रकृति और पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करे, उनका संवर्धन करे और उनके प्रति दया भाव रखें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो देखो, इतना तो आपको पता है कि प्रकाश की जो पराबैंगनी किरणें हैं उसे पृथ्वी पर आने से रोकती है कौन सी गैस? वो है ओजोन गैस, यानी O3। बट ये ओजोन गैस जो है वो किस मंडल में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है समताप मंडल में, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। नीचे से ऊपर जाने के क्रम में जो मंडलों का सही क्रम है वो है, सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर आता है लास्ट में बहिर्मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो देखते हैं अगला प्रश्न। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पारंपरिक, नवीनीकृत, अपारंपरिक, अनवीनीकृत, अपारंपरिक और नवीनीकृत या पारंपरिक और अनवीनीकृत? भाई, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे कहलाते हैं जो बहुत पहले से हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये पुरानी चीज़ें हैं जो काफ़ी टाइम से हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। और इन्हें ही अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि ये दोबारा एक बार यूज होने के बाद दोबारा बनाए नहीं जा सकते। और नवीनीकृत यानी अपारंपरिक संसाधन वे संसाधन जो हैं, जो एक बार यूज करने के बाद उन्हें दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, पवन कभी खत्म थोड़ी ना होगी, वो घूमती रहेगी विंडमिल, और उसके बाद दोबारा हवा आएगी, फिर दोबारा वही चलती रहेगी और प्रक्रिया चलती रहेगी। ऐसी सूरज की रोशनी, सूरज कभी खत्म नहीं होगा, अभी तक तो खत्म नहीं होगा, आगे का पता नहीं है। तो ये हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन जिन्हें हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं वे नवीनीकृत या अपरंपरागत संसाधन कहलाते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा जो है वो अपारंपरिक और नवीनीकृत संसाधन है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। मीजोजोइक युग निम्न में से किन प्राणियों का युग माना जाता है? उभयचर जीवों का, सरीसृप जीवों का, पक्षियों का या स्तनधारी जीवों का? तो मोजोजोइक जो युग है वो सरीसृप जीवों का युग माना जाता है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। इनके शरीर पर बाल या पंख की बजाय शल्क होते हैं। कछुआ, छिपकली, घड़ियाल आदि ये सभी के सभी जो हैं वो सरीसृप जीवी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो देखते हैं अगला प्रश्न, और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया?
जल संरक्षण, सामुदायिक वानिकी, वनों के संरक्षण या सौर ऊर्जा। देखो यानी करंट अफेयर से भी क्वेश्चन एक आधा आ जाता है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या फिर बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो। और अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो आप यानी आपने अभी तक पर्यावरण अध्ययन पढ़ा ही नहीं है। तो राजेंद्र सिंह को जिस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था जल संरक्षण के लिए, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। और इन्हें भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। देखो ध्यान रखना है, राजेंद्र सिंह, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है कि किन्हें भारत का जल पुरुष कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह को। तो आपका स्कोर कितना बना है इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। देखो बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर आप चेक भी करना चाह रहे हैं आप अपने आप को कि आप कितने तैयार हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। अब अपनी कैपेबिलिटी जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी कितनी है। मैं ऐसे प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आता रहूँगा, ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर आता रहूँगा। इसलिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।